सीईटी का आज जो पेपर हुआ यानी 27 सितंबर 2024 को प्रथम पारी का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन है। इसमें हिंदी के हमें 14 प्रश्न देख लो आप, 13-14 प्रश्न है और उनका उत्तर देख लीजिए। इसका महत्व बहुत है, जैसे कल जिनकी परीक्षा उनके लिए महत्व है, अन्य परीक्षाएं उनके लिए महत्व है। पेपर ज्यादा वो नहीं है लेकिन ठीक है। तो ये देखिए आप, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध लिखित शब्द है। तो वृश्चिक है वो सही लिखा हुआ है, वृश्चिक है वो सही है, वृश्चिक मानी बिच्छू, वृश्चिक सही है। प्राणायाम गलत है, ये प्राणायाम होगा, प्राणायाम। ऐसे संगीत है, ये ऐसे लिखते हैं। और ब्रह्म है, ये ब्रह्म है आधा और मैं। निष्क्रमण सही है, तो इसमें ए और ई ये दो सही होंगे। तो ए और ई है वो कौन से विकल्प में है? इसमें है, ये रहा ए और ई। दूसरा प्रश्न देखो, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्पष्टता है, स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा सरलता भी है, क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। दूरू यानी कठिन, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए बी ई, ए बी ई ये सही है, ए बी ई। फिर इसके बाद में 13वां प्रश्न देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो ये अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। कल वाले वो ये ध्यान रखें कि यहां ये भी आ सकता है, इसमें एक पहला। फिर अगला देखो, प्रश्न है वो रिपीट हो जाते हैं कई बार। निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है? तो ये संधि का प्रश्न है, बहुत आसान है, सब बताए हुए क्लास में। ऑफलाइन स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिन्होंने पढ़ी है संधि। देखो, सत्येंद्र स्वेच्छा स्वे जोड़ इच्छा, स्वे जोड़े इच्छा, सत्य जोड़ इंद्र, सत्य जोड़े इंद्र। ये बस दो ही हैं, ए और बी। ये गुण संधि के उदाहरण है। प्रत्यक्ष है वो यण संधि का उदाहरण है, प्रति जोड़ अक्षी। न्यून है, ये भी यण संधि का उदाहरण है, नी जोड़ ऊन। वितेषणा ये गलत लिखा हुआ है, तय ये होना चाहिए था, तय दो। वित्त जोड़ एषणा, एषणा के ऊपर नहीं लगाना है। देखने यहां जो है ना वो कौन सा हो गया? ए और बी। तो ए और बी ये रहे, ए और बी। अगला प्रश्न देखो, आनंद मग्न का समास विग्रह होगा। मग्न, आनंद मग्न, तो मग्न ध्यान मग्न लिखाया हुआ है, आनंद में डूबा हुआ, ये इसका समास विग्रह है। और ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है? प्रत्येक में है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। प्रयोग में नहीं है, प्र उपसर्ग है। प्रसार में प्र उपसर्ग है, प्रतिकार में प्रति उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग है। प्रति जोड़ अक्षी। तो यहां देखो तीन विकल्प हो गए, ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो ए, डी और ई ये उत्तर हो जाएगा, ए, डी और ई। इसके बाद में देखो, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा। तो यहां देखो दोनों नियुक्त, नियुक्त वो पोस्टेड होता है और ये प्रतिनियुक्ति होती है डेपुटेशन। इसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कल वाले ये ध्यान रखें कि ये आ जाए डेपुटेड, डेपुटेड आ जाए तो ये प्रतिनियुक्त होगा, प्रतिनियुक्त। एड होक आ जाए तो तदर्थ, एड होक, तदर्थ। तो इनका आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य, हवन सामग्री जल गया, जल गया नहीं जल गई, यही है, ये लिंग संबंधी है। श्याम सन्यासी ये सही है। देखो सन्यासी फिर भी ये काम में ले रहे हैं, जबकि शुद्ध वो क्या होता है? ये होता है, लेकिन ये काम में ले रहे हैं। रंजना अध्यापिका है, वह स्त्री अपराधिनी है। तो बाकी के हैं वो सही है, ये यहां ए हो जाएगा,
अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो विवेक भ्रष्ट होना, अंधा होना विवेक भ्रष्ट होना। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अगम का सुगम है, अगम का क्या होगा? सुगम। जिस वाक्य में वह, ये, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हो वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग हो सकता है? तो अल्प विराम। तो ये वह, ये इन्होंने गलत दिया है, लेकिन दे दिया, अब क्या करें? तो ये अल्प विराम आएगा। यहां कौन सा अल्प विराम? जो कोमा को कहते हैं, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? तो तूफान है। विदेशी शब्द कौन सा है? तूफान। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो चंचला। तो ये आपके इसमें और इतने ये प्रश्न थे, यानी 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्न है, वो 13 के 13 आपके सही होने चाहिए। मेरी समझ में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 13 में से 13 ही सही है। लापरवाही से कोई गलत कर दे तो अलग बात है। तो ये जैसे दोनों में ये जो शब्द है ना वो रिपीट भी होते हैं, तो एक प्रश्न भी अगर रिपीट होता है तो उसका फायदा आपको होगा। इसके लिए आज मैं लेट हुआ थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आते ही आपको ये पेपर जो ही मुझे मिला है, और मिलते ही मैं कि भी देखो कुछ थोड़े बहुत भी अगर देखते हैं और कुछ संबल प्राप्त करते हैं तो ये अच्छी बात है। उनका एक प्रश्न भी अगर इस पेपर से सही होता है, इसका मतलब वो ठीक है। तो ये आपका पेपर का सॉल्यूशन था, और आपने जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। घनश्याम पारिक सर ऐप डाउनलोड कर लें, और उसमें आप हिंदी के बहुत सारे पाठ्यक्रम या कोर्सेज हैं वो दिए हुए हैं, वो आप देख लें, आपको फायदा होगा। सामान्य हिंदी का अलग से बनाया हुआ है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है, चाहे वो एसआई की है, चाहे वो आरएस है, चाहे कोई सी भी परीक्षा है। तो ये आपका आज का सॉल्यूशन था, ये फर्स्ट इनिंग का। इसके बाद में सेकंड इनिंग वाला जो है वो भी है, सेकंड इनिंग वाला देखिए। तो ये सेकंड इनिंग का है 27 को ये पेपर जो सेकंड इनिंग का हुआ वो देखिए आप। इनमें से कौन सा वाक्य है शुद्ध है? घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे। कंबल है वो पुल्लिंग होता है, कंबल का अर्थ जल भी होता है, कंबल का अर्थ है वो जल भी होता है। 5 दरिया या आने पर क्या है कि बाद वाले के अनुसार जो है वो क्रिया लगेगी। एक कंबल बिकेगा ये भी सही है, 5 कंबल बिकेंगे ये भी सही है। घनश्याम की 5 दरिया या एक कंबल बिकेंगे ये सही नहीं है, एक कंबल बिकेगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बिकेगा। तो आपको बताया भाई या में बाद वाला होता है, तो 5 दरिया बिकेंगे ये भी सही है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? सी होगा। एक के साथ सूची 2 का मिलान करना है, तो ये देखो आप कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का मतलब बढ़िया लिखना। दूसरा देखो खेत रहना या आना, ये अभी आपको बताया था वीर गति प्राणना। और चांद पर थूकना, सम्माननीय का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, ये इसमें होगा। यानी ए है उसमें 3 नंबर है, तो ए में 3, बी में 4 है, तो ये पहला उत्तर हो जाएगा, ये पहला इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वो इसमें 68 है। 68 बहुत दूर जाकर के हिंदी है 68। तो 68 में आप देखिए कि हिंदी के इसमें भी वही 13 प्रश्न। तो ये देखिए आप 68 का प्रश्न, चाल शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। बहुत बार आपको बता देता हूं मैं कि चल धातु से बना है, और चलकार चाल, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चाल है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से रूढ़ और यौगिक, तो 2 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से कौन से हैं? रूढ़ और यौगिक, ये 2 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो इसमें द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? कृत प्रत्यय।
कृत प्रत्यय कहलाए, जिन्हें जिस शब्द को हम कृदंत कहते हैं। ये 71 का प्रश्न हो गया। अब 94 है। ये देखिए प्रश्न, क्योंकि बीच बीच में देने इन्होंने शुरू कर दिए। पहले तो ये एक साथ ही प्रश्न देते थे, लेकिन आजकल एक साथ है वो नहीं देते हैं। ये निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था? क ख ग। ये 1976 में, ये राजभाषा अधिनियम 1976 में बांटा गया। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? तो ये बार बार आपको बता दिया था, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अन्य पुरुष शैली में देखो, हमने कुछ प्रश्न है वो सिलेक्ट किए थे, वो आए हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक पीरियड का भी फायदा हुआ है 3-4 प्रश्नों का। भाई आप माने या नहीं माने, आप कमेंट भी करेंगे कि आपको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि दूसरे भी उसको देखें। यानी एक पीरियड जो लिया और उसमें जो आपको ये बताया सीटी के बारे में बीच में ही, तो उसमें हमें कितना फायदा हुआ है ये आप सोचेंगे। जिन्होंने पूरी व्याकरण पूरा पढ़ लिया है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 95 का प्रश्न है। 95 के बाद में 96 है। निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये वैसे अलग प्रश्न था, लेकिन अपनी भाषा में आ गया है। 22 भाषाएं आपको मैंने बताई थी और साफ साफ बताया था कि अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है। यही प्रश्न पूछते हैं। देखो ऐसा कैसा प्रश्न आया है। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कमेंट भी करेंगे इस बात का। तो ये देखिए आप, अब 108 का प्रश्न है। 108, ये 108 का प्रश्न आ गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है। ये तो सीधी बात है, सही है। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका मतलब दोनों जो है वो सही है। ये देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। फिर इसके बाद में देखो ये प्रश्न भी अच्छा पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अघोष हैं? छ, तय, पे। हालांकि वर्ण है वो सिलेबस में नहीं है, तो प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डिलीट करवाया जा सकता है। प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, अगर किसी का गलत हो जाए तो बता देना। तो इसमें ये देखिए आप कि कौन सी ध्वनियां अघोष है। अघोष पहली और दूसरी ध्वनि होती है, ये तीनों है। छ दूसरा वर्ण है, तय पहला है, पे पहला है, और ये तीसरा और पांचवा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा है वो हमेशा क्या होता है? घोष होता है। तो ये देखिए आप ए सी ई इसमें है, ये रहा, केवल ए सी और ई। डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द है। तो ये देखो रिपीट हो गया ना प्रश्न, तो ये प्रतिनियुक्ति। एक प्रश्न तो रिपीट हुआ ही, देख लो। तो इसलिए पहले इनका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 110 के बाद में देखो प्रश्न संख्या 111। 111 निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है, लिखवाया हुआ है ऐसा कैसा? आजीविका। ये देखो वैसे भी सामान्य शब्द है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इसमें आजीविका है वो शुद्ध हमें ऐसे लिखेंगे। फिर 145 और 146 का प्रश्न है, वो भी हिंदी का है। ये देखिए 145 और 146, 145 और 146। ये देखो आप, जब एक ही स्वर के हर स्वर या दीर्घ रूप, इसका मतलब दीर्घ संधि वाली बात है, यानी समान स्वर के हर्ष या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। इसको ही दीर्घ संधि कहते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रश्न पूछा है। और पित्रादेश, पितृजोड़ आदेश शब्द का सही संधि विच्छेद है। पितृजोड़ आदेश से त्रि का त्रय हो जाता है और यण संधि का उदाहरण है। तो ये इसमें हिंदी के आपको 27-28 प्रश्न है वो मैंने आपको बताए हैं। तो कल वाले शिफ्ट में या कल जिनका पेपर है तो वो इनका जरूर ध्यान रखें, और अन्य कंपटीशन के लिए भी उपयुक्त है। तो सीटी में लगभग आपका सिलेक्शन भी पक्का है, आप बिल्कुल अर्हता प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं ऐसा सोचता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। तो ये सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा और जान लें कि बहुत इजी पेपर आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं अंत में ये कहूंगा, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।